नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, हमने परसों जो है वो 12वीं क्लास का जो आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो पहला चैप्टर है वो शुरू किया था और उसके अंदर हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा उस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं उस लेक्चर का, ताकि आपको जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले क्या था कि हमने बात की थी कि आवेश क्या होता है। सीधी सी बात है, विद्युतीय गुण की माप को आवेश कहते हैं। इसके बारे में आपको पता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। ये जनरल जानकारी है, कोई नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए बस। उसके बाद देखिए, फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस जो होते हैं बेटा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि एक प्लस है और एक माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बस सीधी सी बात ध्यान रखनी है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण होता है और उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है? आकर्षण होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो आपको क्वेश्चन पूछा था वो भी आप प्लीज़ उसका आंसर दिया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। क्वेश्चन हमने ये पूछा था, पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा था लेक्चर में कि आप हमें ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, वो आपको लिखना था। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन तीनों कणों के द्रव्यमान आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने थे, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं लिखे। तो ये आप लोगों को कमेंट करके अभी लिखना है इसी के नीचे कि क्या होते हैं इनके द्रव्यमान, आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हमने ये लिखा था आवेश इनका, हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का ई। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का ई, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो? न्यूट्रॉन का जो कोई भी न्यूट्रॉन का क्या नहीं होता? कोई भी आवेश नहीं होता, ज़ीरो आवेश होता है न्यूट्रॉन पे, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद एक प्रयोग किया था, रेशम के कपड़े को रगड़ा था कांच की छड़ पे, तो हमने देखा कि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ गया था और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया था, और जो अपने पास ग्लास रॉड थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, धनावेश। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कांच की छड़ से उठ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए थे। जब कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ ऑब्वियस सी बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश होता है ऋण, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो गया, उठ के इधर चला गया, तो इधर नेगेटिव बढ़ गया, तो रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो गया और जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिव हो गई। ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना। उसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। इसमें हमें पता चला था कि आवेश किसी चीज़ पे कैसे आता है, कोई वस्तु है उस पर आवेश कैसे आता है। तो उसके ऊपर आवेश आने के दो ही तरीके हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ई- से लिखते हैं, जहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आके बैठ जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसकी सतह से उठ के चला जाए। अगर तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसके ऊपर आवेश आ जाता है ऋण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश आ जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर आवेश कितना आ जाएगा? माइनस का ई। अगर दो लेगा तो माइनस का 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस का 3e, इस तरीके से। और अगर इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के चलेगा तो एक नेगेटिव चला गया, तो ये हो गया प्लस का ई। एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस का 2e, इस तरीके से। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागते ही प्लस आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही माइनस आवेश आ जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ई, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2e, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3e। जनरल सी बात है। इसका मतलब अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? जनरली लिख देंगे Q बराबर n e, और n होता है 0 1 2 3 4। और यहाँ क्या है? ये n त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e की वैल्यू आपको पता है, बहुत बाखूबी आप जानते हो। कितनी होती है e की वैल्यू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत आसान है ये। ठीक है, आगे देखिए। तो चार्ज क्या हो जाएगा किसी वस्तु पे? हमने अभी पढ़ा, जीरो, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e। ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो माइनस ई, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस ई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो माइनस का 2e, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस का 2e, इस तरीके से। जैसे एक न्यूमेरिकल किया था, मैग्नीशियम जो परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसका आवेश कितना होगा?
तो हमने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो आपको सबको पता है प्लस का 2 ही हो जाएगा। और ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होती है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लिया। तो 2 को जब 1.6 इससे गुणा करेंगे 3.2 आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ईजिली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन किया था कि एक छड़ को रगड़ने पर उस पर इतना आवेश, ऋण आवेश आ जाता है तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें n ज्ञात करना है, q बराबर n ई, n बराबर q बटे ई। q दे दिया हमें, पुट कर दिया, और e हमें पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है, निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में हमें देखना है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये था क्वेश्चन। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आपको पता है q बराबर n ही होता है, और q दे दिया 1, तो 1 बराबर n ही हो गया। तो मुझे n पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर 1 बटा e हो गया। e की वैल्यू रख दी 1.6 गुणा 10⁻⁻19, बार बार वही आ रही है, ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए फिर हमने एक बात की थी कि आवेश जो है ना, वो अगर 10 कूलाम का आवेश पहले रुका हुआ है, फिर उसी 10 कूलाम के आवेश को चाहे रेलगाड़ी में रख दो तो भी वो 10 कूलाम का ही रहेगा, उसी 10 कूलाम के आवेश को हवाई जहाज में रख दो तो भी वो 10 कूलाम का ही रहेगा, उसको रॉकेट में रख दो, हेलीकॉप्टर में, किसी में रख दो, वो 10 कूलाम ही रहेगा। यानी कि गति का कोई प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ता। क्यू विरामावस्था में क्यू बराबर गतिमान, एक ही बात है, वही चीज़ लिखी हुई है। आगे देखिए बेटा, आवेश और द्रव्यमान की तुलना की थी, काफ़ी आसान है, ये सारा पिछला लेक्चर है, यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर का। आवेश और द्रव्यमान का हमने कंपैरिजन किया था दोनों का। देखो बता देते हैं दोबारा। आवेश तीनों हो सकते हैं, आवेश धनात्मक हो सकता है, आवेश ऋणात्मक हो सकता है, आवेश शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। कभी सुना है आपने कि उस आदमी का भार -10 किलो है? -10 किलो तो होता ही नहीं, 0 पे तो आदमी खत्म हो जाता है, 0 किलोग्राम होते ही आदमी खत्म हो जाता है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे क्या है, कभी भी ये माइनस नहीं होता, 0 भी नहीं होता, धनात्मक ही होता है। और ये क्या होता है, 0, किसी का 0 भी भार नहीं होता है ना, 0 नहीं तो वस्तु ही नहीं है, 0 है अगर भार तो आप कहोगे वस्तु है ही नहीं, इसलिए धनात्मक ये तीनों होते हैं। फिर हमने अभी पढ़ा कि ये क्वांटीकृत होता है आवेश, मतलब यहाँ तो प्लस ई होगा, प्लस माइनस ई, या प्लस माइनस 2 ई होगा, या प्लस माइनस 3 ई होगा, या 0 होगा, ऐसे ही होगा क्वांटीकृत। अब ये ई और 2 ई के बीच में नहीं होगा कुछ भी, ऐसा नहीं है कि ई और 2 ई के बीच में कोई कह दे कि 1.5 ई, 1.5 ई, इन दोनों के बीच में कोई कह दे 2 और 3 के बीच में 2.5 ई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कोई ले और दे नहीं सकता। कोई कहे आधा इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, आधा इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसलिए आधा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता। इसलिए कभी भी क्या होता है, क्वांटीकृत ही रहता है, ये कभी भी आधा पचद्धा नहीं होता। लेकिन द्रव्यमान तो हो सकता है, ये क्वांटीकृत नहीं होता। क्यों नहीं होता क्वांटीकृत? क्योंकि द्रव्यमान के बारे में आप, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता क्योंकि आप द्रव्यमान के बारे में बाखूबी जानते हो। द्रव्यमान तो 2.5 किलो चीनी भी होती है ना, लेकिन वो 2.5 ई नहीं होता। कैसे हो जाएगा 2.5 ई? आधा इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा, है ना, इसलिए। फिर आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता, हमने अभी देखा, रॉकेट में रख दो चाहे कहीं भी रख दो, आवेश जो है वो 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहता है, 20 कूलाम है, जितना भी है। लेकिन द्रव्यमान निर्भर करता है, इतना याद रखो। आवेश संरक्षित होता है, द्रव्यमान संरक्षित हो जरूरी नहीं है। जैसे 70 किलो की किसी चीज़ को जला दो तो वो खत्म हो जाएगी सारी की सारी, तो द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया, संरक्षित नहीं होता। फिर देखिए, दो आवेशों के बीच में दोनों बल लग सकते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, लेकिन द्रव्यमानों में आपने 11वीं में पढ़ा है, द्रव्यमानों में केवल और केवल क्या लगता है, आकर्षण बल ही लगता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल। लेकिन इनके मध्य है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं। जैसे +q और +q 2 हैं, या -q हैं, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, इनमें भी प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो उनमें आकर्षण होता है, ठीक है। फिर आगे कोई ज़रूरी नहीं है, एक छठा पॉइंट छोड़ देना, 7वां पॉइंट में बिल्कुल सिंपल बताया था मैंने, और अभी भी बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, मास जरूर होगा,
द्रव्यमान के बिना तो वस्तु ही नहीं होती। कोई भी वस्तु हो उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन हर वस्तु के पास आवेश हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने आसपास कमरे में जहाँ बैठे हो, अब लेक्चर सुन रहे हो, वहाँ ध्यान दीजिए। कितनी वस्तुएं आपके सामने पड़ी हैं, किताबें पड़ी हुई हैं आपके सामने, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, जो भी, ये सारी की सारी चीज़ों को आप छू के देखो, क्या करंट लगता है आपको? नहीं लगता। इसका मतलब इनमें आवेश नहीं है किसी में भी। आवेश तो तभी लगेगा ना जब हाथ लगाने पे करंट आएगा। इसका मतलब इनमें किसी में भी आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान सभी में है। तोल के देख लो, कोई 70 किलो की है, कोई 10 किलो की, कोई 5 किलो की, द्रव्यमान सब में है। इसका मतलब जिस द्रव्यमान सभी वस्तुओं में होता है, आवेश सभी वस्तुओं में हो ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं क्लास 12 का आज का दूसरा लेक्चर जो हमें आज स्टडी करना है। हमने यहाँ पर पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे या ऊपर आई जहाँ लिखा हुआ आई बटन वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ से आपको पिछला लेक्चर, जो पहला लेक्चर और आपका जो सिलेबस है, 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, एक सिलेबस का बनाया था और एक पहला लेक्चर जो हमने रिवाइज कर लिया चैप्टर का, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, उसको देख लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेटा। अब देखो, बात करते हैं कुलाम नियम की या कुलाम्स लॉ की। कुलाम्स लॉ आज अपने को पढ़ना है। हमने आवेश के बारे में सारा स्टडी कर लिया है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, 2 अपने पास आवेश हैं। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। 2 आवेश हैं, एक यहाँ पड़ा है आवेश प्लस का Q1 और दूसरा पड़ा है यहाँ पे प्लस का Q2। दोनों को कुछ दूरी पे रख दिया। कितनी दूर पड़े हैं दोनों, ये मैंने तीर लगा के दिखा दिया, R दूरी पर पड़े हैं दोनों। तो दोनों R दूरी पर 2 आवेश रखे हैं, एक Q1 रखा है और दूसरा क्या रखा है Q2, दोनों R दूरी पर हैं। तो उन दोनों के बीच में लगेगा बल। इसका मतलब अगर दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है ना। कितने बल से? जितने भी बल से, F बल से दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे दोनों, तो वो भी किसी बल से खींचेंगे। वो बल होता है F बराबर, वो आपको याद रखना है, वो होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उनकी दूरी के वर्ग के, देखो दूरी का वर्ग है, उसके व्युत्क्रमानुपाती और दोनों के परिमाण के, मतलब Q1 Q2 दोनों के गुणा के समानुपाती। और K एक नियतांक है, क्योंकि जब समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है। यही लिखा है, 2 आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला विद्युत बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब परिमाण का गुणनफल मतलब Q1 Q2 दोनों का, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट, गुणा, दोनों के Q1 Q2 के गुणा के बराबर होता है, समानुपाती होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दैम, दोनों के बीच की दूरी के। तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखिए F देखिए समानुपाती है Q1 Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, ठीक है। यही बना हुआ है, 2 आवेश हैं Q1 Q2, वो R दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये चीज़, अब देखिए दोनों को, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये मिल जाएगा F समानुपाती, किसके समानुपाती है? Q1 गुणा Q2 के, किसके व्युत्क्रमानुपाती? R स्क्वायर के। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं, दिमाग में रखना, तो वहाँ पे एक नियतांक आ जाता है कोई भी, और उस नियतांक या कांस्टेंट को हम यहाँ दे देते हैं K, तो F बन गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम आ गया, ठीक है। K होता है जो, वो आपको ध्यान में रखना है, K क्या होता है, यहाँ से दिख रहा होगा, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखिए मात्रक की बात करनी है, मान इसका याद रखना है, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब पीछे मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मात्रक देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एक ये टर्म आई है 4 पाई, तो चलो आपको पता है 4 गुणा 3.14 है ना, पाई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का मान रहा है ये इसके गुणा में आ जाता है। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या चीज़ है? एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0।
ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें अभी सीखना है। उससे पहले हमें ये निकालना है कि इसकी ये लिमिट, इसकी ये यूनिट कैसे आ गई। यानी कि के होता है 1/4πε0 और उसकी यूनिट होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अब देखिए यूनिट कैसे बनी है। जिसकी भी यूनिट निकालते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले आपको बल पता है के Q1 Q2/r², ध्यान दो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इस बल से आप के निकाल लीजिए। के क्या आएगा, ध्यान से देखिए, के क्या आएगा, F r² बटे F r² इधर चला गया, F r² बटे Q1 Q2। अब F क्या है, बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, बहुत आराम से पता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक हो गया, यहाँ देखिए जहाँ तीर ले जा रहा हूँ मैं, न्यूटन। ये है r दूरी, दूरी का वर्ग मीटर स्क्वायर, और नीचे दो आवेश हैं, पहले आवेश का भी कूलाम, दूसरे का भी कूलाम, क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपके पास बन गया है ना। तो इस फॉर्मूले से आप के की वैल्यू निकालोगे, उससे ये यूनिट बन जाएगी। यानी कि के की यूनिट क्या आ गई, दोबारा देख लो, के की वैल्यू आ गई एफ, ये r² इधर गुणा हो जाएगा, के इससे के की वैल्यू निकाल लो, F r² बटे Q1 Q2। एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, काफ़ी आसान है, एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, है ना। तो ये हो गया न्यूटन, इसका मात्रक हो गया दूरी का मीटर स्क्वायर है, नीचे कूलाम गुणा कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे वही मात्रक हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई आपके पास के की। अब बात करते हैं ε0 क्या है। ε0 क्या चीज़ है, ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ, एक एप्सिलॉन पढ़ेंगे, एक ε0 पढ़ेंगे, एक εr पढ़ेंगे। जो एप्सिलॉन होता है वो होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन 0 होता है वो होता है निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, ε0 होता है निर्वात की, और एप्सिलॉन r होती है एप्सिलॉन बटे ε0। ठीक है, इन दोनों का भाग दे दीजिए, वो एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r को कहते हैं परावैद्युतांक, या परावैद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, कि एक के सापेक्ष दूसरे की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या परावैद्युतांक कहते हैं किसको, एप्सिलॉन r को। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको पता चल गया एप्सिलॉन, ε0 और एप्सिलॉन r, तीनों चीज़ें। ये एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.8541 गुणा 10⁻⁻12 ε0 का मान। जब यहाँ रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 9 गुना। अब देखो इसका मात्रक देखिए, बिल्कुल इसका मात्रक इसके मात्रक का बिल्कुल उल्टा लिखा है मैंने। ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और ये मैंने लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1/4πε0 है, यानी कि ये के जो है वो उल्टा है, ε0 जो है वो के का बिल्कुल विपरीत है। यानी कि यहाँ से अगर आप ε0 निकालोगे वो क्या आएगा, 1/4π आएगा, समझ गए। तो यानी कि ε0 का जो मात्रक है वो के मात्रक का बिल्कुल उल्टा है। तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे मात्रक बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि ये इसके नीचे आता है, उल्टा आता है। ठीक है, तो ये इसका मान आपको जो है, आपको जो याद करना है मैं बताता रहूँगा। आपको बेटा क्या करना है, ये मान आपको याद करना है बहुत अच्छे से, के का मान याद करना है, दोनों की आपको यूनिटें याद करनी है, फॉर्मूला याद करना है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास पूरा कूलाम का नियम हो जाता है। और अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कूलाम के नियम में आपसे कोई भी कूलाम का नियम पूछेगा, आप इस नियम को ईजीली बहुत आराम से कर दोगे। ये अब हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ε0 जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जिसका मान क्या था 8.854 गुणा 10⁻12, इसका पूछता है वो कि इसका मात्रक तो आपको चलो पता है, वो उसकी विमा पूछता है कि इसकी विमा ज्ञात कीजिए। मात्रक इसका आपके पास क्लियर है, इसका मात्रक क्या है,
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। अब मात्रक के बाद वो इसकी क्या पूछता है, विमा पूछता है कि विमा निकाल के दिखाइए। तो विमा आपको पता है, आपको पता होगा MLT की फॉर्म में जो लिखते हो वो विमा होती है। तो देखते हैं वो विमा अपने को कैलकुलेट करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये एग्जाम के अंदर। ये देखिए इसकी विमा जो है वो जनरली निकालने का हमें फॉर्मूला पढ़ना है, कैसे निकालते हैं। ये नीचे जो लिखी हुई है ये इसकी विमा है, देखिए कैसे निकालेंगे, देखो चलो अब में सीखते हैं। बहुत आसान है, आपको पता है ना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर कूलाम की स्क्वायर है और Q बराबर क्या होता है। अब आपको पता है कि धारा क्या होती है, धारा आवेशों के प्रवाह की दर, और 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था आवेश बटे समय क्या होती है, धारा होती है। आवेशों के प्रवाह की दर धारा होती है, यानी कि आवेश Q बटे समय, आवेश को Q से लिखते हो और बटे समय हो गया। यहाँ से आप Q निकालिए बेटा, Q क्या आ जाएगा आपको पता है, IT आ जाएगा। Q क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। उसके बाद देखिए I का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ये T का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि एम्पियर गुणा सेकंड लिख सकते हो आप कूलाम को, क्योंकि Q बराबर IT है ना। दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ मैं, आप लोग इसको समझिए आराम से, हमें आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। इसका मात्रक क्या है, दोबारा देखिए, मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलाम जो होता है वो क्या होता है, Q बराबर कूलाम जो क्या होता है आपको पता है, कूलाम आवेश का मात्रक है, और आवेश बटे समय क्या होता है, धारा होती है I। यानी कि Q आप निकालते हो तो Q क्या आ जाता है, IT आ जाता है। अब देखिए I किसका मात्रक है, इजीली यहाँ से दिख रहा है कि I का मात्रक एम्पियर होता है, T समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एम्पियर और गुणा में सेकंड क्या आ गया, कूलाम। यानी कि जहाँ भी कूलाम लिखा है उसको क्या लिख दूंगा मैं, एम्पियर गुणा सेकंड, लेकिन कूलाम की स्क्वायर है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, होल की स्क्वायर, यानी कि एम्पियर गुणा सेकंड की होल स्क्वायर हो जाएगी। भाग दे देंगे न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल बराबर क्या होता है, F बराबर MA होता है। तो M क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है, A, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड की स्क्वायर, गुणा फिर मीटर की स्क्वायर वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि मैंने जो बनाया वो ये बना है। देखो बेटा, ऊपर कूलाम है, कूलाम को लिखूंगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड कूलाम की स्क्वायर है तो एम्पियर सेकंड की भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। फिर न्यूटन को लिखूंगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और फिर मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पड़ा है। अब क्या कट रहा है यहाँ से, क्या नहीं कट रहा, हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर एक सेकंड स्क्वायर पहले से है, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, 4। ये देखिए सेकंड स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर एम्पियर की है तो इसको लिखूंगा एम्पियर की स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किलोग्राम नीचे है, ये किलोग्राम और मीटर, और ये एक मीटर, तो मीटर की पावर देखिए 1 और 2, मीटर कितने हो जाएंगे, क्लियर दिख रहे हैं, ये मीटर हो गए 1 और 2 और 1 3, मीटर की पावर 3, ऊपर जाके मीटर की पावर -3, और किलोग्राम की ऊपर पावर 1 जाके किलोग्राम की पावर -1। तो ये आपके पास कंप्लीटली क्या बन जाएगा, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4। अब देखिए किलोग्राम की पावर 1 का मतलब मास, m की पावर द्रव्यमान की पावर -1, मीटर मतलब लंबाई की पावर -3, उसके बाद s सेकंड का मतलब t की पावर 4, और a की पावर 2 पड़ी है हमारे पास एम्पियर। तो क्या आ गया, m-1 l-3 t4a स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपके पास किसकी विमा निकाल दी हमने, एप्सिलॉन 0 की विमा हमने यहाँ पर निकाल दी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस कुछ भी नहीं किया, आपको पता है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक और तरीके से निकाल सकते हो, कूलाम स्क्वायर को आप लिखोगे एम्पियर सेकंड, उसकी स्क्वायर हो जाएगी, आपको पता है ये, ठीक है। अब देखिए न्यूटन को क्या लिख दो, m1 l1 t-2, पता है ना आपको ये होता है। और मीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर को लिखोगे एल स्क्वायर, उससे भी निकल जाएगी, मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिखोगे। अब सेकंड है, सेकंड को क्या लिख दोगे, टी, तो उससे भी सॉल्व कर लोगे तो उससे भी आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने अभी अभी बात की थी दो चीज़ों की, एक हमने पढ़ा था एप्सिलॉन, एक हमने पढ़ा था एप्सिलॉन 0, और एक मैंने बताया था एप्सिलॉन r। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन r होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन r, और उसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता,
और उसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, याद इसको आप नोट कर लेना, परावैद्युतांक भी कहते हैं इसको। यानी कि अपेक्षिक विद्युतशीलता अपसालन आर को परावैद्युतांक भी कहते हैं। वही चीज़ है यहाँ पर देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। यही चीज़ हमने बोली है कि एप्सिलॉन आर क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो, यानी कि एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो होगा। एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो होगा। तो अब देखिए एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन जीरो गुणा एप्सिलॉन आर, क्योंकि अब देखिए इस एप्सिलॉन जीरो को क्या कर लीजिए, एप्सिलॉन जीरो को इधर ले जाइए गुणा इससे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये आ गया। इंग्लिश में कहें तो रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वैक्यूम, डिवाइडेड बाय दैट ऑफ वैक्यूम, यानी कि ये वैक्यूम की जो है वो क्या होता है आपके पास एप्सिलॉन आर होता है, जिसको आप क्या कहते हो, रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इतना ही ध्यान रखना है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन आ जाता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, काफ़ी आसान है। एप्सिलॉन आ जाता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। अब देखिए एप्सिलॉन आर, ये देखिए एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, कि ये जो है ये अनुपात है दो चीज़ों का। अब ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन जीरो, दोनों का मात्रक बराबर क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब भाग दोगे दोनों का तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसकी तो कोई विमा ही नहीं बचेगी। यानी कि ये अनुपात है ना दोनों का, तो अनुपात है दोनों का, तो यह मात्रकीन और विमाहीन राशि है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक कोई विमा नहीं होती है। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि एप्सिलॉन आर की कोई बीमा कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए फिर आपसे ये पूछ लेते हैं कि माध्यम में विद्युत बल कैसे निकालोगे। अब चलो एप्सिलॉन आर की बात आई थी, एक बात और बता दूं, एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 निर्वात के लिए, एप्सिलॉन आर का मान होता है 80 पानी के लिए, वाटर के लिए 80 होता है, याद रखना है आपको, पानी के लिए 80 एक होता है निर्वात के लिए। और एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, अनंत, अनंत मतलब 1/0 है ना, अनंत होता है मतलब मिना ही नहीं जाता। किसके लिए, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अब माध्यम में विद्युत बल कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, कूलाम का नियम, बल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही था। इसको चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को आप K लिखा था, एक ही बात है, यानी कि K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब K को मैंने ये पुट करके लिख दिया, ये लिख दिया। अब जब माध्यम की बात करोगे तो माध्यम में ये क्या होगा, माध्यम में ये जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है ना, ये एप्सिलॉन जीरो जो लिखा हुआ है, ये माध्यम के अंदर एप्सिलॉन हो जाएगा। अभी तो पढ़ा हमने कि माध्यम के अंदर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन हो जाता है, यानी कि ये जो एप्सिलॉन है जीरो है वो एप्सिलॉन हो जाएगा माध्यम में। यही तो पढ़ा था कि एप्सिलॉन माध्यम में होता है, एप्सिलॉन जीरो निर्वात में होता है, एप्सिलॉन आर दोनों का भाग होता है, यानी कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर का मान, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है निर्वात के लिए, अनंत होता है धातुओं के लिए, और 80 होता है पानी के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। एप्सिलॉन आर का, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन का तो होता है, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अभी अभी हमने इसकी विमा भी निकाली है। अब देखिए, माध्यम में बल जब निकालोगे तो जो एप्सिलॉन जीरो था उसको एप्सिलॉन लिख दोगे। अब एप्सिलॉन जीरो क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर होता है ना। तो इसको लिख दिया एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, बहुत आराम से। एप्सिलॉन को क्या लिख दिया, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इतनी चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इतनी चीज़ एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल के, यानी कि आप एप्सिलॉन आर को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ कवर कर लीजिए इसको छोड़ के। ये क्या है, ये निर्वात में बल है, F0 से लिख सकता हूँ मैं इसको, वो बल, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो निर्वात के लिए होती है, एप्सिलॉन जीरो है इसमें, तो ये निर्वात के लिए बल है। तो निर्वात के बल में अगर एप्सिलॉन आर नीचे बच गया का भाग दे दें तो वो हो जाता है माध्यम में बल। यानी कि कभी भी माध्यम में बल पूछे, एम पैर में लगा दिए मीडियम के लिए, वो होता है निर्वात में बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा, यानी कि निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा होता है माध्यम में लगने वाला बल
वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। निर्वात में F0 बल लगता है वो ये होता है, ये निर्वात में लगने वाला बल है। तो माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात में लगने वाले बल का 1/ε r गुणा हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए वही चीज़, निर्वात में ε r का मान 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, पानी के लिए 80 होता है। मैंने वो ही लिखा हुआ है, वाटर के लिए, वैक्यूम के लिए, मेटल के लिए। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है ये वाला जो मैंने बात की थी। दूसरा क्वेश्चन है, पहला ऊपर हमने निकाला था अभी, 2 आवेशों के मध्य धातु रखने पर कितना बल लगता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द चार्जेस वाइल मेटल बिटवीन दैम प्लेसिंग, मेटल को रख दे उनके बीच में तो क्या होगा। तो माध्यम में बल होता है ये, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, और धातुओं के लिए एप्सिलॉन r अनंत होता है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ये देखिए धातुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना होता है, अनंत होता है। यानी कि जब मैं FM को लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², एप्सिलॉन को लिखता हूँ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r को लिखता हूँ अनंत, तो एप्सिलॉन 0 गुणा अनंत, यानी कि अनंत ही हो गया एप्सिलॉन भी। अनंत को किसी से भी गुणा करो, एप्सिलॉन 0 से करो, किसी से भी करो, वो अनंत ही आता है। तो आंसर क्या आ गया, अनंत, यानी कि एप्सिलॉन अनंत है। अब एप्सिलॉन को यहाँ अनंत रखो तो 1/अनंत हो जाएगा, और 1/अनंत क्या होता है, 0। तो FM क्या आ गया, 0। कहने का मतलब जब धातुओं को रख देंगे, किसी भी 2 आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, उन दोनों के बीच में हम कोई धातु रख दें ऐसे, तो उनके बीच का बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उस टॉपिक में हमने ये स्टडी किया था कि माध्यम के अंदर जो बल होता है वो निर्वात की तुलना में, यानी कि माध्यम निर्वात की तुलना का मतलब क्या है कि 2 आवेश हैं Q1 Q2, वो दोनों आवेश बिल्कुल निर्वात में पड़े हैं। कहने का मतलब कोई हवा नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, तो बल लगता है F0। लेकिन जैसे ही उनके बीच में एक क्या रख देता हूँ, दोनों के बीच में कोई माध्यम रख देता हूँ, दोनों के बीच में, अब हवा ने, यानी कि अब निर्वात नहीं है, हवा हो सकती है, धातु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब कोई माध्यम रख दिया, दोनों पानी में रख दिए दोनों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r बराबर 80 वाला आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो उस केस में ये F0 क्या हो जाएगा, जो पहले बल लगता था उसका 1/80 गुणा हो जाएगा, क्योंकि पानी के लिए एप्सिलॉन r 80 होता है। और आंसर में यहाँ क्या आया, 1/एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r 80 यानी कि 1/80 हो जाएगा पानी रखने पे। और अगर यहाँ पे धातुओं को रख दूँ तो क्या होगा, मेटल को रख दूँ, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन r अनंत होता है, तो 1/अनंत यानी कि 0 बल लगेगा। और वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, धातु के लिए, मेटल के लिए 0 बल लगेगा। अब कल आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाना है वो क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले लेक्चर के अंदर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अगर आपने कर लिया, अगर आप कर लो इसको, तो इसका आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ हम इसको अगले लेक्चर में करेंगे। क्या है, A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर Q आवेश रखा है, केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय संतुलन में हो जाए। सेम चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, what charge should placed at its center for equilibrium। बहुत आसान है, देखिए ये क्या बोला है मैंने, समझ लीजिए क्वेश्चन, फिर आप करने की कोशिश करना। ये अपने पास क्या है, कोई भी वर्ग है, इसने बोला वर्ग है, और वर्ग की सारी भुजाएं कितनी चौड़ी हैं, ए चौड़ाई इसने वर्ग की भुजाओं की बता रखी है। ए चौड़ाई की वर्ग की भुजाएं हैं, और सारी वर्ग की भुजाओं के ऊपर कितना आवेश रखता हूँ, क्यू आवेश रख देता हूँ। और मुझे क्या पूछा है कि इसके केंद्र के ऊपर, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर मैं कितना आवेश रखूँ, मतलब कुछ भी मान लो, कैपिटल Q मान लिया, कैपिटल Q रख दिया। इस कैपिटल Q का मुझे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये कहता है ये कैपिटल Q जो है वो आपको ज्ञात करना है, ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे पूरे का पूरा। तो कम से कम क्वेश्चन लिख के और इसका डायग्राम बना के तो नोट्स में नोट कर लीजिए। कल हम इसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तीसरे लेक्चर के अंदर। तब तक आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, 2-3 बार इस लेक्चर को सुनिए, ताकि आपको दोबारा इस लेक्चर को सुनना ही ना पड़े। मैं तो ये कहूँगा दोबारा आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन 0 की वीमा। और आपको पता है जब मैं
थर्ड लेक्चर करवाऊंगा तो उसमें सेकंड लेक्चर का रिवीजन भी साथ में होगा। पहले 10-15 मिनट जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले लेक्चर का रिवीजन किया पहले आज, फिर हमने अगला लेक्चर शुरू किया, उसी तरीके से आपको क्या किया जाएगा, इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा पहले, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात समझनी है बस, ठीक है। आज हमने इतनी ही बात की है, मेन बात समझने वाली इतनी है कि एक तो एप्सिलॉन ज़ीरो जो होता है उसका मान याद रखना है, ठीक है। कितना होता है आप याद करके इसको, फिर इसको कमेंट करना, याद करके बिना देखे कमेंट करना। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन किसी के लिए भी, फिर एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन ज़ीरो, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन ज़ीरो। अब एप्सिलॉन आर के मान याद रखने हैं। हवा के लिए 1, धातु के लिए अनंत, और 80 होता है पानी के लिए। निर्वात के अंदर जो बल होता है F0 उसका 1 बटे एप्सिलॉन आर हो जाता है जब हम माध्यम में जाते हैं, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कम से कम इसका डायग्राम जो मैंने बताया वो तो बना के रख लेना, ठीक है। ये आज हमने पूरा कूलम्ब का नियम स्टडी किया है। ये आपका कूलम्ब का नियम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत आते हैं कूलम्ब के नियम से, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके पास आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।